अशोक वानखेड़े जी, त्रिमलेश जी ने पूरे कर्नाटक का लगभग मोटा मोटा खाका खींच दिया कि क्या सीन बन रहा है। जो सर्वे आया है, आपका सहमत है कि कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में है या कुछ इसमें भी पेच है? देखिए, जनमानस की बात करें या लोगों से बात करें, कर्नाटक में मैं भी गया हूं, मैंने भी कुछ, मैं तो उस हार्डकोर एरिया में गया हूं, हुबली से लेके बालाकोट तक। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो 40% का टैग जो कह रहे हैं हमारे जो बेंगलोर के मित्र हैं, वो बिल्कुल चस्पा हो गया है। मतलब अशिक्षित हो, शिक्षित हो, खेल मतलब किसान हो या रिक्शा चालक हो, इस सरकार को हंसते हुए 40% की सरकार कहते हैं। पाटिल नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की और अपने पत्र में 40% कैसा उप मुख्यमंत्री को देना पड़ता है ईश्वरप्पा को, उसके बाद उनका इस्तीफा भी हुआ, वो बहुत सारा नाटक हुआ उसके बाद। लेकिन ये 40% उसके बाद रुका नहीं। मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन ये 40% जिनको मालूम नहीं था वो भी 40% लेने लगे। और भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे है कर्नाटक में, इसमें दो मत नहीं। दूसरी बात जो बार बार चीजें दिखाई देती है, जो धनंजय जी कह रहे हैं कि येदुरप्पा को आपने जिस तरह से अपमानित करके निकाला, फिर उसको आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लो, उनके बच्चे को पुचकार लो, उनको पुचकार लो, झुक के नमस्ते कर लो। जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। येदुरप्पा की नाराजगी डाउन द लाइन है। उन्हें यह भी पता है कि ये चुनाव जीत भी जाए येदुरप्पा, तो उसके बाद येदुरप्पा को फिर विसर्जित करेंगे। ये कोई मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है। या येदुरप्पा के कहने पे नहीं, एक बार चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव नरेंद्र मोदी की जीत होती है। इसलिए येदुरप्पा भी कॉशियस है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी ऐसा मुंह काला करके क्यों जाएंगे। सबसे जो प्रॉब्लम है कर्नाटक में है, वो जैसा डबल इंजन की सरकार, तो डबल एंटी इनकम्बेंसी है। कर्नाटक की घोर एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र की भी एंटी इनकम्बेंसी। पिछली बात की बात अलग थी कि जब कांग्रेस नेतृत्व के लिए लड़ रहा था, कांग्रेस में नेतृत्व दिशाहीन था, नेतृत्वहीन था। इस बार राहुल गांधी जिस हिसाब से उभरे हैं, और बंगलोर में खासकर राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, वो जो रैली हुई, भूतो ना भविष्यति, उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्ट दिखता है लोगों को। लोगों को लग रहा है कि चलो ठीक है, ये अच्छा हिंदी नहीं बोलता होगा, लेकिन झूठ तो नहीं बोलता। लोग अच्छे हिंदी के साथ जो झूठ परोसा जाता है उससे परेशान है। तो लोग बदलाव के मूड में हैं। लेकिन जो सर्वे का आंकड़ा है, उससे मुझे लगता है करीब करीब सभी यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अनईजी हो जाते हैं सर्वे के आंकड़े से। इतना क्योंकि कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने के लिए भी जानी जाती है। जो कांग्रेस के महामंत्री हैं वहां पे, वो खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना डिपॉजिट जब्त कर चुके हैं हरियाणा में। वो अपनी बेहतरीन आशिकाना आदतों के लिए जाने जाते हैं। पार्टी के जिले लेवल के वर्कर तक उनसे परेशान है। जब मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले यही होता था कि ये कब निकलेगा हमारे यहां से। ये तीन चार चीजें हैं। पहली लिस्ट तो कांग्रेस ने अच्छी दी, दूसरी लिस्ट भी कैसी आती है, फिर उसके बाद भगदड़ वाले कितने होंगे, बीजेपी से भाग के कांग्रेस में आएंगे, उनको कितना एडजस्ट किया जाएगा। मोटे मोटे तौर पे एक जो दूसरा मुझे और जो कांग्रेस को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वो है कल्याण कर्नाटक का जो ऊपरी का तरफ है, बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, ये जो क्षेत्र आता है, ये तेलंगाना को लग के है, जहां तेलुगु स्पीकिंग भी है, मराठी स्पीकिंग भी है। यदि यदि केसीआर वहां घुसते हैं तो वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में यदि वो विदर्भ में उतरे हैं तो वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे, बीजेपी को डैमेज नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ? ये है कुल मिलाकर बीजेपी के लिए स्थिति बहुत खराब है। लेकिन फिर बीजेपी पूरी तरह से, जिस 3 महीने में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जिस हिसाब से वहां रैलीज की, इसका मतलब वो फाइट आधे में छोड़ नहीं रहे, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहां पे 20% दलित वोट है। खड़गे दलित राजनीति के लिए, मतलब दलित है। ये बात अलग है कि कर्नाटक में वो अपने आप को दलित नहीं मानते, वो दलित राजनीति के बोलने के बाद बोलते नहीं नहीं मैं तो राजनीतिज्ञ हूं, दलित नहीं हूं। और दलित राजनीति में एक वहां एक जो मेजर बदलाव आया है, जो 17% दलितों को रिजर्वेशन था, वो उन्होंने
अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, दलित लेफ्ट, दलित अनटचेबल, दलित अन्य। और इस कैटेगरी से कुछ दलित जैसे समाज के जो लोग हैं वो इतने नाराज है वर्तमान सरकार के खिलाफ कि येदुरप्पा जैसे स्टालवर्ड नेता के घर पे पथरा हुआ 144 धारा लगानी पड़ी। दूसरी बात, मुस्लिमों को भले ही आपने वीकर सेक्शन में रखा हो, लेकिन ज्यादा प्रोपोगंडा जो बीजेपी कर रही है कि मुस्लिमों का 4% हमने 2-2% बांट दिया वो कलिंगा और लिंगायत में, तो 17% करीब करीब मुस्लिम है। 20 और 17, 37% वोट आपसे नाराज है। ये बात चल लेके चलिए। फिर जो ये हार्डकोर हिंदुइज्म है ये गिने चुने पॉकेट में है, चिकमंगलुरु और आसपास के एरिया में। वहां का जो वेव है वो बैंगलोर साइड तक ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, लोगों के गले नहीं उतर रहा है। यहां तक बीच में मुख्यमंत्री को स्वयं बोलना पड़ा, यदि ये ऐसी डायलॉगबाजी बंद नहीं की तो मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी कि हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकान नहीं दी जाएगी, मुसलमान की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। हिजाब है, टीपू सुल्तान है, ऐसी कई चीजें हैं जिसके वजह से मुस्लिम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करता है। और वो यदि एक एंड ब्लॉक शिफ्ट हो गया, वहां पे जो पुराना मैसूर है, खासकर हसन, तुमकुर, बैंगलोर रूरल, मांड्या, ये जो क्षेत्र है जेडीएस का गढ़ है। 66 सीट थे पिछली बार, मतलब 66 सीट्स है वहां पे, 66 सीट। उनमें से 30 अकेले जेडीएस ने ली थी, 20 कांग्रेस ने ली थी और 15 बीजेपी ने ली थी। बीजेपी वहां प्रयास जरूर कर रही थी कि अपने इंद्रोड बनाने की, लेकिन बीजेपी में वहां कोई नेतृत्व तो पैदा नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा बड़ा स्ट्रांग लीडर उभर के नहीं आया जो उनको साथ दे। बीजेपी लीडरशिप क्राइसिस से रो रही है, वहां पे इंटरनल फाइट से रो रही है। एक्सट्रीमिज्म, हिंदुइज्म का जो एक्सट्रीम है वो हिंदू मुसलमान की वजह से वहां परेशानी हो रही है। भ्रष्टाचार का भयानक एक टैग लगा हुआ है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हायर एजुकेटेड या वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो ये हिंदू मुसलमान के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, उनको प्रोग्रेस चाहिए जो दिखता नहीं कर्नाटक में। जो उनके एटीएम थे रेड्डी ब्रदर्स, वो अलग होने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ऐसे कोई प्लस पॉइंट नहीं है। ये बोलने के सिवा आज भी बीजेपी के नेताओं के यदि भाषण देखे या आप मोदी जी का या शाह जी के यदि भाषण सुने तो वो वही कहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार थी, इन्होंने 1947 से भ्रष्टाचारी किया। तो वो जो कर्नाटक में वर्तमान सरकार का किया हुआ भ्रष्टाचार और व्यभिचार इतना बड़ा हो गया है कि अब मोदी जी और शाह जी की सदाचार की चादर उसको ढकने में नाकाम हो रही है। कहीं ना कहीं पैर खुले रह जाते हैं। अच्छा अशोक जी, विधानसभा के नतीजे लोकसभा पे कितना असर डालेंगे? बहुत ज्यादा डालेंगे। ये इसलिए मैं कहता हूं कि तब पुलवामा हुआ और केंद्र सरकार तब नंगी नहीं हो चुकी थी। खासकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के मामले में आप मुझे बताइए, क्या कर्नाटक की जनता ये नहीं जानती कि 8 करोड़ कैश जिस विधायक के घर मिला उसके घर ईडी क्यों नहीं पहुंची? उसके घर इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंचा? एक करप्शन का चार्ज लगा, उसने इंजेक्शन लिया लोकल कोर्ट से कि अखबार में मेरे बारे में कुछ छपेगा नहीं, वो भी मिल गया उसको। और 50,000 रुपए की एंट्री भी गलत होगी तो ईडी आपको चार्ज कर सकती है, उसकी ताकत है। तो आपका किया हुआ भ्रष्टाचार सदाचार के रूप में सामने आता है, वहां ईडी नहीं पहुंचती। कर्नाटक में घुसते से ईडी अंधी हो जाती है, बीजेपी का नाम आती से ईडी अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है। और लगातार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार रेड्स हो रही है और कर्नाटक उसे छूता नहीं है। कर्नाटक तो 2014 से रेड झेल रहा है, कर्नाटक की कांग्रेस, कर्नाटक की कांग्रेस। अच्छा अशोक जी, इस सर्वे पे शाम को ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी क्या कहेंगे? सर्वे को गलत कहेंगे वो, क्योंकि जहां 150 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए वहां 135 आप 120 कैसी दिखा रहे हैं, 115 कैसी दिखा रहे हैं कांग्रेस को। अशोक जी वो एबीपी को गलत कहेंगे, वो सबको गलत कहेंगे। उनके अपने सर्वे होंगे जो 160 170 सीटें बीजेपी को देगी
अशोक जी, बड़ी बड़ी भयंकर स्थिति है। मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मैंने एक स्लोगन दिया, जिसका यूपी उसका देश, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से आती हैं। तो मुझे लगा हम लोग यहाँ बैठते हैं, कभी मुझे फील्ड में आना चाहिए। तो आजकल मैं जिले में जा रहा हूँ। मैं अमेठी में 3 दिन बाद आज रात लौटा हूँ अमेठी से। मैं आपको सिर्फ 1 डेढ़ मिनट का वीडियो दिखा रहा हूँ। लोग मीडिया को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे भरोसा खत्म हो गया है। मैं आपको 1 डेढ़ मिनट का वीडियो दिखाता हूँ, देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। हमारा ये कांग्रेस और सपा वाला आने ही नहीं है। ये चैनल पे दिखाएंगे नहीं, आप चैनल पर दिखाते नहीं। मोदी वाले आप लोग दिखाएंगे, जो योगी मोदी के सब बड़े उसको काट देंगे, रील बीच बीच से कट जाएगी। ये देख रहे हैं, मैं भी 50 साल का हूँ। अच्छा, ये इनकी भी फोटो नहीं आएगी जो बोल रहे हैं, उसमें काट पीट छाट पीट हो जाएगा। जो मोदी के तरफदारी में बात करेगा, उनके विपक्ष में बात करेगा, वही चैनल पे आएगा। और जो कांग्रेस और सपा और झाड़ू वाले के बाद पद में रहेगा, उसको कर दिया जाएगा, तुरंत कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। तो क्या पता इंटरव्यू देने से। तो ये बात में 2 रुपए का राशन वो दे रहा है, तो 4 रुपए ले रहा है हाथ डाल के, घर के बर्तन तक बिक जा रहा है। तो आपको ये यकीन है, जो चैनल 400 के सिलेंडर 1100 रुपए में दे रहा है, 1200 रुपए। तो आप, दिन अच्छे आ गए, दिन अच्छे आ गए, दिन अच्छे आ गए। क्या दिन अच्छे आए? तो आपको ये, उसने यही कहा था ना, अम्मा तुम्हारा लाल जिंदा है, जो ना कर देंगे थोड़ा है, जो ना कर देंगे हम थोड़ा है। तो उसने जो ना कर दिया वो थोड़ा है। 70 साल का विकास 70 साल पीछे लेके चला गया। और अम्मा वही गेहूं पानी में फुला के खा रही है। उसने कहा था अम्मा मैं जो ना कर दूंगा थोड़ा है, और सही वही किया। अशोक जी, ये रिएक्शन था, बताइए। अब ये पब्लिक का रिएक्शन है, बताइए आप। मान के तैयार। मैं इतनी जगह घूमा, मतलब मैं कर्नाटक की बात करूं, मैं अपने उड़ीसा की बात करूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अच्छे खासे बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बोले अशोक जी कोट मत करना यार कहीं गलती से, लेकिन बहुत बदतर हालत है। और जब लोग कहते हैं, ये हंसी मजाक वाली बात नहीं, आंखों में आंसू आते हैं। वो जो कहती है कि अम्मा गेहूं भिगो के खा रही है, इसके मायने समझने पड़ेंगे गुरुजी। हम इतने 4-5 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सौभाग्यशाली है कि हमारे घर में गेहूं भिगो के नहीं खाना पड़ता है, गेहूं की रोटी मिलती है। सौभाग्यशाली है। इस देश के 165 करोड़ या 140 करोड़ जो भी कहो आप, उनमें से 100 करोड़ लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है। 1200 रुपए सिलेंडर किसको कहते हैं भाई? आप मतलब वो सही, ये ग्रामीण एक मतलब ये कोई वो नेता नहीं था वो लड़का, वो सेफोलॉजिस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो कहता है 5 किलो देता है तो 4 रुपए इधर से लेता भी तो है। गाली देके कह रहा था। तो ये देने की, देता हुआ हाथ छोटा पड़ रहा है, लेता हुआ हाथ रावण के हाथों जैसे 10 हाथ घुस के ले रहे पॉकेट में। अभी तो 2000 रुपए किसी को पेटीएम से ट्रांसफर करो तो मैंने सुना उसमें भी अब सरचार्ज लगने लगा है। मतलब क्या करे आदमी, कब तक दे? जब भी आता है डकैती डाल के ले जाता है। हर रोज नया डकैती इस देश पे हो रही है। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम जब लोग कहते हैं कि तुम विरोध करते हो, अरे विरोध नहीं करते भाई, अरे घूमिए जरा, लोगों को पूछिए वो किस स्थिति में जी रहा है आम आदमी, सामान्य जन। तो 2 दिन रोटी नहीं खा पाओगे यदि आप में वाकई इंसानियत है तो। मेरा सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं मैं 1.5 फुट का दिल लेके चलता हूं, इंचों में नहीं गिनता। एक मिनट रुकना, मैं एक महिला का वीडियो और सुनवाता हूँ आपको। उस महिला ने कैसे मुझे सुनाई देगी, सुन लीजिए, वो भी सुनिए। आप लोग मोदी हो तो आप मुझसे नाराज, मतलब पत्रकारों से नाराज क्यों? मतलब कह रहे हैं मीडिया कैसे मोदी को जिता दिया, हम पूरा क्षेत्र तो राहुल गांधी का वोट दे के, फिर भी मोदी जीत के बैठ जाता है। तो मीडिया कैसे जिता देगा? अब हमें क्या पता है, फिर हम लोग जो वोट देते हैं वो कहाँ चली जाती है, तो राहुल नहीं जीतते हैं। तो आप मुझे बताओ, इसमें पत्रकारों की क्या गलती है? कुछ न कुछ तो है ही दाल में काला। पत्रकारों का, सरकार का, या कोई मशीन में गड़बड़ी है, मशीन कोई गड़बड़ है। आपको पत्रकार भी गड़बड़ लगती है? वोट तो उन्हीं का गाते हो तुम लोग, मोदी का। हाँ, तो हो सकता है कोई खिलाफन करते हो। कितनी नाराज हो रही हो आप, कह रही हो कि हम वो मोदी का गाते हैं। ये बताओ, हम पूरा क्षेत्र मिलकर राहुल को वोट देते हैं। हाँ। उनकी सपोर्ट करते हैं, वोट सपोर्ट दोनों करते हैं। हाँ। ठीक है, फिर राहुल गांधी जीतते नहीं। तो इसमें पत्रकार कहाँ से बीच में आ गए? पत्रकार तो कुछ खलीफा करत है इसमें, हरदई पंजाब दिन जाते, पत्रकार खिलाफत करते हैं, पंजाब दिन जाते। तो ये पत्रकारों पर नाराज हो रही हैं। तुमने नाराज होते को हम पंजाब गए थे, मोदी कैसे जीत जाते? लोग हाथ उठाउआ वोट दे होंगे। मतलब
खुला दिन जात है खुला हम लोग अमेठी पूरी देते हैं, वही मशीन में सब मतलब सपोर्ट पूरा करते हैं। तो अच्छा, अब आपको पत्रकारों को देख के गुस्सा आने लगा है? उसको देख के तो नहीं आ रहा? अरे काफी गाँव वाले ने पाई तो भी लोगों काटती है। अशोक जी, ये महिलाएं कह रही हैं कि तुम पत्रकार खलीफा हो, दिन भर मोदी के गुण गाते हो। आप सोचो गांव देहात में, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज चैनल के पत्रकारों को यदि पत्रकार कहोगे तो मुझे पत्रकार मत कहना, मैं पत्रकार नहीं। चैनल पे जो संघ के लोग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आते हैं, तब से मैंने सभी चैनलों को रिक्वेस्ट किया, अशोक वानखड़े सिर्फ लिख लेना, मुझे कृपा करके राजनीतिक विश्लेषक मत बनाना, क्योंकि लोगों को लगेगा ये भी सुबह शाखा में जाने लगा क्या, हाफ शर्ट पहन के। तो अब पत्रकार ये गाली हो गया है। और YouTube पे ये जो लोग बोलते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास उतना साधन नहीं है जितना चैनलों के पास है, हो सकता है उतनी रीच भी नहीं हो, कोई हम बघारते नहीं शेखी की बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं उनके चेहरे पे मिलने के बाद जो खुशियां होती है, जो लोग बोलते हैं और दिल से कहते हैं कि भैया डरना मत, ऐसे ही बोलते रहना, भैया हम आपके लिए भगवान से दुआ करते हैं। ये क्यों बोल रहा है? कोई पैसे देके बुलवा रहे हैं क्या? हम नरेंद्र मोदी जी तो नहीं है कि ढोल पिटवा रहे हैं, मोदी मोदी कहलवा रहे हैं लोगों से, या आसाराम बापू नहीं है कि बीच में लोग नाचे हमारे भजन पे। यहाँ तो हमको पता भी नहीं, कई बार ब्लॉक भी होता है, कई बार निकाल भी देते हैं, कई बार बुलाते भी नहीं लोग। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। इसके बावजूद यदि जनता ये कहती है, ये कौन दिखाएगा गुरुजी? मैं कर्नाटक में देख के आया हूँ, और मैं गया था हुबली उस एरिया में इसलिए कि मैंने बोला जरा देखो, मैं ये तो हिंदी हार्टलैंड है, उस हार्टलैंड में यदि लोग नाराज है तो फिर समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक और बात ये है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तो मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का टैग लगा दिया। अब दिल्ली भी भ्रष्ट, बेंगलुरु भी भ्रष्ट, दोनों ही भ्रष्ट। लोग बोलेंगे हो जाएंगे नष्ट, और कहां से होंगे भैया? सही बात है। कांग्रेस को भी ठीक लड़ना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस 11th आवर पे, मैंने तो बार बार कहता हूँ मुझे डर है। आनंद जी हंस रहे, लेकिन क्या करें, कांग्रेस ने डिप्लोमा कर रखा है चुनाव हारने का।